हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल 4.17 करेंगे कर्व इन स्पेस। फर्स्ट डेफिनेशन हम करते कर्व की। कर्व क्या है? लोकस ऑफ ए कॉन्टिन्यूसली मूविंग पॉइंट मीन्स स्पेस में कोई भी पॉइंट जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है उसका जो पाथ है वो क्या जनरेट करता है? एक कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए कर्व। किसी भी कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास? विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इन द कर्व मीन्स जो कर्व के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन को बताएगा वो क्या है? इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। नेक्स्ट हम करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ कर्व। वेक्टर इक्वेशन क्या है? विच आइडेंटिफाइज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एवरी पॉइंट अलोंग द कर्व मीन्स जो इक्वेशन हमें कर्व के हर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताती है वो क्या उसकी वेक्टर इक्वेशन है। तो ध्यान से देखना कि जो इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इक्वेशन है वो तो हमें क्या बताती है? कर्व के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन, और जो वेक्टर इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है? कर्व के हर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के बारे में बताती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो जैसे कि हमने एक कर्व ले ली, ये कर्व अगर हम इजीली देख पा रहे हैं कि कर्व पे जो भी पॉइंट है उन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इक्वल है। तो इसके बीच में अगर हम इक्वेशन की बात करें कर्व की, तो इक्वेशन क्या बताती है? कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। और इस कर्व के हर पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रह रहे हैं? इक्वल। तो इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू एक्स। और अगर हम वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर इक्वेशन देखो, अगर हम कर्व का कोई भी पॉइंट लें और उसका पोजीशन वेक्टर की बात करें, जैसे कि अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? i कैप प्लस 1 j कैप। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या होगा? 3i कैप प्लस 3j कैप। यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं i और j, इनके कोफिशिएंट क्या हैं? सेम है। तो इसकी जो जनरल वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? r वेक्टर t इक्वल टू टी आई प्लस टी जे कैप। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वेक्टर इक्वेशन है कर्व की वो किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? एक वेक्टर फंक्शन से। ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन की इनपुट तो क्या एक स्केलर और आउटपुट क्या है? एक वेक्टर है। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ कर्व होगी। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट हम करते हैं टेंजेंट लाइन और सिकेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो गिवन कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। इट टचेस, या तो हम यूज कर लेंगे टच द गिवन कर्व एट वन पॉइंट। और जो सिकेंट लाइन है वो क्या करती है? गिवन कर्व को मिनिमम 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो ये हमारे पास क्या? टेंजेंट लाइन और सिकेंट लाइन। अब हम टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिकेंट लाइन। देखो क्या है? लिमिटिंग पोजीशन ऑफ ए सिकेंट लाइन एज द 2 पॉइंट at which it crosses the curve approach one another। it means क्या है कि जो सिकेंट लाइन है हमारी वो क्या करती है? कर्व को कम से कम 2 पॉइंटों पे कट करती है। जब वो पॉइंट एक दूसरे को अप्रोच कर जाए तो वो जो लिमिटिंग पोजीशन होगी सिकेंट की वो क्या करेगी? टेंजेंट लाइन फॉर्म करेगी। जैसे कि इस फिगर से हम करते हैं कि सपोज ए बी हमारे पास क्या है? एक सिकेंट लाइन है और ये हमारी गिवन कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, पी और क्यू को। जब पॉइंट क्यू अप्रोच करेगा पॉइंट पी को, देन जो ए बी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? टेंजेंट लाइन। तो यानी कि हम टेंजेंट लाइन की एक और वे से डेफिनेशन कर सकते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या है? लिमिटिंग पोजीशन है सेकेंड लाइन की, जब उसके दोनों जो क्रॉस करने वाले पॉइंट है, कट करने वाले पॉइंट है, वो अप्रोच कर जाएं। तो अब हम नेक्स्ट एक आर्टिकल करेंगे कि जो वेक्टर इक्वेशन है कर्व की अगर हमें दी है तो हम उस कर्व के ऊपर उस इक्वेशन का यूज करके टेंजेंट लाइन कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व।
अब देखो, इससे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, कर्व की वेक्टर इक्वेशन, और यहाँ पर जो वेक्टर इक्वेशन एक वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो टी की अलग अलग वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग हमें क्या मिलता रहेगा, जो वेक्टर कर्व है हमारी उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स या फिर ये कह दो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें मिलते रहेंगे। जैसे अगर हम टी को 1 पुट करें देन हमें क्या मिलेगा, जो पॉइंट है इस पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। अगर हम टी को 2 पुट करेंगे तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि वेक्टर इक्वेशन में टी की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमें कर्व के अलग अलग पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर मिलते रहेंगे। तो यही आर्टिकल हमारे पास है, टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व, कि कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट टी है उस पे आपको टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या सपोज करते हैं हम कि जो वेक्टर फंक्शन है जो हमारी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर टी, और टी के कोरिस्पोंडिंग जो हमें पॉइंट मिला है जिसके पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, वो क्या पॉइंट मानते हैं हम, पी, और आर वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, जो टेंजेंट वेक्टर हमें निकालना है, तो हमने क्या सपोज किया कि P के पास में, P की नेबरहुड में एक और पॉइंट कंसीडर किया Q, और ये इसके कोरिस्पोंडिंग जो पोजीशन वेक्टर हमें मिलेगा वो क्या है, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और T की किस वैल्यू पे हमें मिलेगा, T प्लस डेल्टा T पर। अब देखो OP वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल, ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। अगर हम पी क्यू वेक्टर निकालना चाहें तो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर। इट मीन्स पी क्यू वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा की टी क्या था हमारे पास, टी में स्मॉल सा चेंज किसके इक्वल है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के। अगर हम क्या लेना है, हमें तो लिमिटिंग पोजीशन लेनी है, यानी कि जब ये दोनों पॉइंट अप्रोच कर जाएं, तो हमने क्या लिमिट ले ली कि Q अप्रोचेस टू P, तो क्या आ जाएगा, जब Q P को अप्रोच करेगा तो जो T में चेंज है डेल्टा T का, वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यानी कि लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 पी क्यू वेक्टर अपॉन डेल्टा T किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 पी क्यू वेक्टर अपॉन डेल्टा T किसके इक्वल था, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा T के, और ये किसके इक्वल होता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आई है, लिमिटिंग पोजीशन आ गई सेकेंड लाइन की, और किसके इक्वल है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के। और हमें पता है जो सेकेंड लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है वही हमें क्या बताती है, टेंजेंट वेक्टर के बारे में। इट मीन्स ये हमारे पास किसकी इक्वेशन क्या मिल गया हमें, ये टेंजेंट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमें किसी भी कर्व की वेक्टर इक्वेशन दी गई है कि ये वेक्टर इक्वेशन है जो हमारी कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और किसी भी पॉइंट टी पर हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व की जो वेक्टर इक्वेशन है उसका टी के रिस्पेक्ट क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये तो हमारे पास क्या गया, टेंजेंट वेक्टर। और अगर हमें कोई बोले कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो टेंजेंट वेक्टर तो है हमारे पास, और हमें पता है कि अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना चाहें तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कि अगर हमें कोई ये पूछे कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालो टी पे, तो क्या आ जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आर्टिकल कंप्लीट हो गया कि टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब हम दो डेफिनेशन और करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि कर्व है हमारी या फिर कोई पॉइंट है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट उसके पोजीशन वेक्टर में जितना चेंज हो रहा है वो उस पॉइंट की क्या बताएगा, वेलोसिटी। मूविंग पॉइंट है हमारे पास स्पेस में। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में जो टाइम रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे क्या होंगे कि हमें पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए होंगे, मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर
कि उसके हर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है और हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज क्या करते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे जेड टी के क्या है, मूविंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है और डिपेंड किस पे करते हैं, टी पे। टी किसके लिए स्टैंड है, टाइम के लिए। अब हमें अगर किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स ये जो वेलोसिटी हमारी आई है, वेलोसिटी वेक्टर, इसका हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है कि इन जनरल बताएगा हमारे पास जो वेलोसिटी है ये है। अगर हमें कोई ये पूछे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस मूविंग पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सपोज हमें ये बोल दिया कि जो वेलोसिटी निकालो कि अगर हमारा जो मूविंग पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो आपको निकालनी है। तो ये या वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जो ए वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से वेलोसिटी की क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में कि हमारे मूविंग पॉइंट की जो स्पीड है इस वेक्टर की डायरेक्शन में इतनी है। सिमिलरली अगर हमें कहे कि जो एक्सेलरेशन है मूविंग पॉइंट का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की और जो ए वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास कंसेप्ट जो थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के वो कंप्लीट हुए। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व की इक्वेशन क्या, x इक्वल टू 4 cos t, y इक्वल टू 4 sin t, z इक्वल टू 6t। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू π/2। फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, जो मूविंग पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। सपोज करते हैं कि आर वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर तो किसके इक्वल होगा, 4 cos t आई कैप, ये हमारे पास आई कंपोनेंट, प्लस 4 sin t j कैप प्लस 6t k कैप। अब देखो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था हमारे पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर में टाइम के रिस्पेक्ट जितना चेंज है वो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो हम t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, -4 sin t आई कैप प्लस 4 cos t j कैप प्लस 6 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू π/2। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हम फर्स्ट पुट करते हैं इसमें t इक्वल टू 0, देन dr वेक्टर अपॉन dt हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 sin 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, प्लस 4 cos 0 1 प्लस 6 k कैप किसके इक्वल आ गए, 4 j कैप प्लस 6 k कैप। अब हमें वेलोसिटी किस पे निकालनी है, t इक्वल टू π/2 पर। तो हम क्या करेंगे, t की जगह इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट करेंगे, π/2 -4 sin π/2 प्लस 4 cos π/2 प्लस 6 k sin π/2 या j कैप है, ये क्या हमारे पास 1 -4 आई कैप cos π/2 0, तो ये क्या रह जाएगा 6 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू π/2। और देखो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन को हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो किसके इक्वल था, d v वेक्टर अपॉन dt। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि इसका हम एक बार फिर से किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, t के रिस्पेक्ट। तो क्या आ जाएगा, -4 cos t आई कैप -4 sin t j कैप प्लस 0 k कैप। ये क्या इक्वेशन सेकंड। अब हमें एक्सेलरेशन भी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू π/2 पर निकालना है। तो देखो एफ वेक्टर एट t इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, -4 cos 0 1
और ये जो साइन जीरो है यानी क्या आ जाएगा -4 आई कैप। और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू π/2 क्या आ जाएगा, जब π/2 पुट करेंगे cos π/2 0 यानी क्या रह जाएगा -4 j कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 और ये क्या एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू π/2। अब नेक्स्ट देखो हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है इनका मैग्नीट्यूड निकालो एनी टाइम t पर। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कि सिंपल वेक्टर का निकालते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16 साइन स्क्वायर टी प्लस 16 कोस स्क्वायर टी प्लस 36। दोनों में 16 कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 36। ये आइडेंटिटी है 1 के इक्वल, यानी आ जाएगा √16 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 52। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 13 यानी कि 2√13। ये तो क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और हमें एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 कोस स्क्वायर टी प्लस 16 साइन स्क्वायर टी। ये किसके इक्वल आ गया, 16 यानी कि 4 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि सो दैट इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे कांस्टेंट वेक्टर हैं, देन आर वेक्टर ए वेक्टर टी स्क्वायर बी वेक्टर टी प्लस सी वेक्टर इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमें क्या दिया है, आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर हमें दिया है। पोजीशन जो हमारी कर्व या फिर जो पाथ पार्टिकल ट्रेस कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, 2a वेक्टर t प्लस b वेक्टर अगेन dv वेक्टर अपॉन dt। एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2a वेक्टर के। अब देखो जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, 2a वेक्टर के। और हमें गिवन कैसा है कि जो a वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया ना, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इट मीन जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आपकी जो भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।